कभी कभी आपको कंफ्यूजन होता है कि एसक्यूएल क्या होता है, माई एसक्यूएल क्या होता है, ठीक। कुछ और भी टर्म्स हैं जैसे आरडीबीएमएस क्या होता है, इतना क्या बोलते हैं, डीबीएमएस क्या होता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए पूरा हम एक डिफाइन करेंगे, एक एक करके सबको डिफाइन करेंगे कि कौन सी चीज क्या है, ठीक है। तो माइस्क्ल एक तरह से क्या होता है, डेटाबेस इंजन है, ठीक। माइस्क्ल एक डेटाबेस इंजन है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, डेटा को मैनेज करते हैं, प्रॉपर वे में सही तरीके से मैनेज करते हैं, ठीक है। तो उसका एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं आरडीबीएमएस कॉन्सेप्ट, ठीक। जैसे कि मैं प्रोग्रामिंग अगर कर रहा हूँ तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हम उस कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक। और उसी तरीके से हम जब डेटाबेस डिजाइन करते हैं तो उसके लिए हम आरडीबीएमएस कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सिस्टम का मतलब एक पूरा गाइडलाइंस बना होगा कैसे क्या क्या डेटा को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं माइस्क्ल है क्या। स्क्रीन विजुअल है सबको मेरी। तो माइस्क्ल क्या है, एक पॉपुलर ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और एक तरह से कहें कि इस कॉन्सेप्ट पे काम करने वाला एक डेटाबेस इंजन है आरडीबीएमएस पे। लेकिन कुछ ऐसे डेटाबेस होते हैं जो आरडीबीएमएस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते। जैसे कि मैं कहूँ, इसको हम एसक्यूएल बोल सकते हैं। और जो मोंगोडीबी होता है, मोंगोडीबी डेटाबेस, वो नो एसक्यूएल होता है या आरडीबीएमएस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता। जो नो एसक्यूएल होता है वो आरडीबीएमएस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता और उसमें एसक्यूएल लैंग्वेज यूज नहीं किया जाता, ठीक है। और जितने भी आरडीबीएमएस कॉन्सेप्ट करने वाले डेटाबेस इंजन है वो एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो एसक्यूएल क्या होता है कि कई ऐसे डेटाबेस इंजन है जिसमें एसक्यूएल का लैंग्वेज का यूज किया जाता है। इसको एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलते हैं इसको। तो एसक्यूएल स्टैंडर्ड लैंग्वेज है आरडीबीएमएस डेटाबेस के लिए, ठीक। तो कौन कौन से डेटाबेसेस होते हैं, जैसे कि मैं कहूँ माई एसक्यूएल एक डेटाबेस हो गया, ठीक। फिर ओरेकल एसक्यूएल होता है, तो ओरेकल एसक्यूएल है डेटाबेस होगा जिसमें हम एसक्यूएल का ही यूज करते हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर होता है, उसमें भी हम एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करते हैं। फिर आता है आपका एक माई एसक्यूएल हो गया आपका, फिर ओरेकल एसक्यूएल हो गया, फिर postgre हो गया आपका। फिर एक और होता है डीबी टू करके, आईबीएम का डीबी टू करके होता है, ठीक। तो बहुत सारे क्या होते हैं आपके डेटाबेसेस हैं जिसमें रिलेशनल डेटाबेस है जिसमें एसक्यूएल लैंग्वेज यूज किया जाता है। तो एसक्यूएल एक कॉमन लैंग्वेज है जो हम डेटाबेस में यूज करते हैं क्वेरी करने के लिए, डेटा को फेच करना, डेटा को वहां पर इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करने के लिए हम यूज करते हैं। रिपोर्टिंग के लिए भी यूज करते हैं। रिपोर्टिंग का मतलब मुझे कुछ रिपोर्ट जनरेट करना है तो उसके लिए भी मैं क्या करूँ, एसक्यूएल के थ्रू कुछ स्क्रिप्ट लिखूंगा, एसक्यूएल स्क्रिप्ट लिखूंगा और उसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे एक रिपोर्ट मिल जाए। तो जैसे आप कह सकें एक्सेल डेटा को मैनेज करता है, एक्सेल भी क्या करता है, डेटा को मैनेज करता है रो एंड कॉलम फॉर्मेट में, उसी तरीके से ये भी डेटा को रो एंड कॉलम में मैनेज करता है, ठीक है। तो फर्क बस इतना है कि ये बड़े डेटा के लिए है। अगर मेरे पास मिलियंस ऑफ डेटा है तो उसके लिए क्या है, हम एसक्यूएल का यूज करेंगे, एसक्यूएल डेटाबेस आरडीबीएमएस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे या आरडीबीएमएस सिस्टम का यूज करेंगे, ना कि एक्सेल का, क्योंकि एक्सेल उतने डेटा को हैंडल नहीं कर सकता है। तो जब हम ज्यादा डेटा पे काम करते हैं तो किसका यूज करते हैं, एसक्यूएल का यूज करते हैं, ठीक है। तो माइस्क्ल में कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि माइस्क्ल क्यों यूज करते हैं। माइस्क्ल एक आरडीबीएमएस कॉन्सेप्ट पे काम करने वाला एक डेटाबेस इंजन है। दूसरी चीज ओपन सोर्स है, फ्री है, कोई इसको चार्ज नहीं देना पड़ता आपको डाउनलोड या इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आइडियल फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज एप्लीकेशन। मतलब कि हम अगर छोटे से छोटे एप्लीकेशन भी बनाना चाहते हैं तब भी इससे बन सकता है, और बड़े से बड़े इंटरप्राइज एप्लीकेशन भी बनाना चाहें तो बन सकता है। मतलब कि हम एक छोटा सा एलएमएस सिस्टम भी बना सकते हैं इससे। एलएमएस का मतलब कि आप एक तरह से स्कूल का एक ऐप बना सकते हो। फिर उसके साथ साथ क्या, एक ई कॉमर्स की भी वेबसाइट आप उससे डिफाइन कर सकते हो, उसका डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक। तो ई कॉमर्स की वेबसाइट पे क्या होता है, मिलियंस ऑफ यूजर्स के डेटा स्टोर रहते हैं उसके, ठीक है। मिलियंस ऑफ यूजर के, जैसे फेसबुक है तो फेसबुक का भी डेटा कहीं डेटाबेस में सेव हो रहा होगा, तो मिलियंस ऑफ यूजर के डेटा उसमें सेव रहते हैं और इजिली वहां से आप फेच करते हो और फास्ट भी चलता है।
फिर क्या होता है, फास्ट होता है, रिलेबल, स्केलेबल, जैसे चाहो वैसे वैसे कर सकते हो। स्केलेबल मीन्स ये होता है, देन इजी टू यूज। तो इसमें इसका जो स्क्रिप्ट होता है, इसको जो लिखने का तरीका होता है, बहुत इजी होता है कि आप बस लिखोगे, समझ जाओगे क्या वो कर फेच कर, या क्या आप डेटा फेच करना चाहते हो, किस तरीके का डेटा फेच करना चाहते हैं। तो एकदम सिंपल कर सके, सिंपल इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर में आपका क्या होता है, वो उसका सिंटैक्स होता है या लिखने का तरीका होता है, ठीक। क्रॉस प्लेटफॉर्म है कि किसी भी प्लेटफॉर्म में, इसको लिनक्स है, मैक है, या आपका विंडोज है या एंड्रॉयड है, किसी में भी आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, चला सकते हो, ठीक है। कंप्लेंट विद आंसी एसक्यूएल स्टैंडर्ड। आंसी और यूटीएफ दो क्या होते हैं, कैरेक्टर सेट होते हैं, तो ये सबके लिए क्या होता है, कंपेटेबल होता है। देन ये फर्स्ट रिलीज इसका क्या हुआ, 1995 में इसको किया गया, ठीक है। तो इसका फर्स्ट रिलीज कब किया गया, 1995 में। MySQL is developed and distributed and supported by Oracle Corporation। लेकिन Oracle का एक खुद का डेटाबेस है जिसको Oracle SQL बोलते हैं, ठीक। और ये भी है MySQL भी, ठीक है। MySQL भी है, एक Oracle SQL भी है और एक MySQL है, ठीक है। Oracle SQL क्या होता है, वो उसमें ज्यादा फीचर्स, और ये अभी क्या है, इसको अलग से डेवलप किया गया है इजी सिंटेक्स के लिए, ठीक है। इसमें कुछ फीचर्स जो आपके ओरेकल में है वो इसमें नहीं है, क्योंकि अभी ये क्या है, अभी डेवलप किया जा रहा है, इसको अपडेट किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे फीचर इसमें नहीं मिलेंगे आपको जो ओरेकल एसक्यूएल में है। ओरेकल एसक्यूएल एक तरह से एडवांस एसक्यूएल कह सकते हो वो चीज। तो MySQL इज डेवलप्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सपोर्टेड बाय। सपोर्टेड का मतलब एक तरह से इसका जो टेक्निकल सपोर्ट है वो कौन प्रोवाइड करता है, ओरेकल कॉर्पोरेशन, ओरेकल का जो कंपनी। देन फिर MySQL इज नेम्ड आफ्टर को फाउंडर मोंटी वेडनेस डॉटर। तो उनकी डॉटर का नाम क्या था, माई। तो उसी के यहाँ पे इसका नाम पड़ गया MySQL, ठीक है, क्लियर। तो उसके भी आपके ये नाम पड़ा MySQL, क्योंकि इसमें हम कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं, एसक्यूएल, और उसका नेम डिफाइन कर दिया गया इस डेटाबेस इंजन का MySQL, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का MS एसक्यूएल सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। तो उसमें सर्वर ऐड ऑन किया गया, और स्टार्टिंग में माइक्रोसॉफ्ट लिखा गया, तो वो अलग सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। जैसे कि अगर मैं एसक्यूएल सर्वर ओपन करूं तो वो भी एक सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ये अलग है, ये माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक। इसमें भी डेटाबेस बनता है। और एक होता है माई एसक्यूएल वर्कबेंच, ये अलग है। अब कौन कौन सी वेबसाइट है जो आपके यूज करते हैं माई एसक्यूएल, तो फेसबुक, ट्विटर, एयरबीएनबी माई एसक्यूएल का यूज करता है, बुकिंग.com, ये फेमस वेबसाइट है जो माई एसक्यूएल का यूज करते हैं। यूबर, गिटहब, एंड देन यूट्यूब, ये सब क्या है, किसका यूज करते हैं, माई एसक्यूएल का यूज करते हैं, ठीक। अब कुछ और भी जैसे कि CMS वेबसाइट है जो उसका यूज करते हैं, जैसे कि वर्डप्रेस, ड्रूपल, जूमला, ये सब क्या है आपके CMS साइट है। CMS का मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ड्रैग एंड ड्रॉप वाले फीचर्स वाले वेबसाइट, ठीक है। तो उसका बैकएंड जो डेटाबेस, डेटा कौन स्टोर करता है, MySQL ही स्टोर करता है। तो वर्डप्रेस का डेटाबेस कौन है, MySQL ही होता है। फिर इसके जो डेवलपर कम्युनिटी है MySQL की, वो बहुत बड़ी है, क्योंकि इसको ज्यादा लोग यूज करते हैं, ठीक है। मोस्टली आपके जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है वो 65 और 70% होंगे, ठीक है, इसकी वेबसाइट। तो मोस्टली उसके जितने भी डेटाबेस होंगे तो क्या है, किसमें यूज किया जाता है, MySQL यूज करता है। तो इसके नंबर ऑफ डेवलपर्स भी क्या होंगे, वर्ल्ड वाइड ज्यादा होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो प्रॉब्लम्स होती है वो इजिली उसके सोल्यूशन मिल जाते हैं इंटरनेट पे। क्यों, क्योंकि जब जिसकी कम्युनिटी ज्यादा होती है तो उसके सोल्यूशन क्या होते हैं, इजिली मिल जाते हैं, कि कोई ना कोई डेवलपर उसका सोल्यूशन इंटरनेट पे डाल देता है। कोई प्रॉब्लम्स होता है या कोई एरर आता है, ठीक है। तो अगर कोई एरर भी आता है तो इजिली आप उसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसकी कम्युनिटी इतनी बड़ी है कि उसके प्रॉब्लम के सोल्यूशन कोई ना कोई इंटरनेट पे डाले रखता है, जिससे आपको इजिली फाइंड आउट करके उसको सॉल्व कर सकते हो। कम्युनिटी का मतलब ये होता है, और इससे यही फायदा होता है, ठीक? अगर मान लो कोई ऐसा लैंग्वेज है जिस दो ही तीन डेवलपर हैं उसके, तो उसका सोल्यूशन आपको मिल पाएगा कि अगर कोई एरर आता है, नहीं मिलता है, ठीक? तो जितनी बड़ी कम्युनिटी होती है उससे
ये फायदा होता है कि आपको उससे सोल्यूशन इजीली मिल जाता है। अब आते हैं कि इसका यूज क्या है। तो माई का यूज क्या होता है कि हम किसी वेबसाइट को बना रहे हैं, तो उस डेटा को वेबसाइट पर डिस्प्ले करना। जैसे कि मैं ई कॉमर्स की वेबसाइट मैंने बनाया है, तो जितने मैंने डेटाबेस में प्रोडक्ट ऐड किए हैं, वो सारे डेटाबेस के प्रोडक्ट किसमें दिखेंगे? मेरे कैटेगरी वाइज वो दिखेंगे मेरे वेबसाइट पे। जैसे कि फ्लिपकार्ट की जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, उस क्या दिखते हैं? कैटेगरी वाइज दिखते हैं, वो डेटाबेस में एडेड रहते हैं। ठीक है। तो उस चीजों को डेटाबेस से फेच करके उसमें यहाँ पर डिस्प्ले करना। ठीक। फिर सेकेंड क्या होता है? एन आरडीबीएमएस कर सकते हैं, डेटाबेस प्रोग्राम लाइक माईएसक्यूएल। तो आरडीबीएमएस क्या होता है? उसके एक प्रोग्राम कर सकते हो, एक माईएसक्यूएल है, तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर कर सकते हो, या आरडीबीएमएस डेटाबेस सॉफ्टवेयर आपका माईएसक्यूएल होता है। ठीक। देन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या यूज कर सकते हो इसके साथ? जैसे कि मैं PHP यूज करता हूँ तो PHP यूज करूंगा, अगर पाइथन यूज कर रहा हूँ तो पाइथन माईएसक्यूएल यूज कर सकता हूँ एक साथ। ठीक है। अगर मैं नोड जेएस यूज कर रहा हूँ तो नोड जेएस और मैं एसक्यूएल भी यूज कर सकता हूँ, मतलब दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं। फिर अगर हम डॉट नेट सी शार्प यूज कर रहे हैं, दूसरी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो हम सी शार्प के साथ MySQL की कनेक्टिविटी कर सकते हैं। मतलब कि एक मुझे सर्वर साइड लैंग्वेज चाहिए वेबसाइट बनाने के लिए, सर्वर साइड लैंग्वेज। और ये क्या होता है? ये डेटाबेस लैंग्वेज है। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक अलग लैंग्वेज होता है एसक्यूएल। ठीक। और मुझे वेबसाइट बनानी है, तो या तो पीएचपी आनी चाहिए, या तो जावा आनी चाहिए, या तो पाइथन आनी चाहिए। ये सब अलग अलग टेक्नोलॉजी के लैंग्वेज है। जैसे कि पीएचपी एक अलग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम वेबसाइट बनाते हैं। फिर जावा एक अलग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम वेबसाइट बनाते हैं। फिर सारी चीजें एक डिफाइन करती हैं कि ये जितने भी लैंग्वेज हैं, ये सब सर्वर साइड लैंग्वेज है। एक होता है क्लाइंट साइड लैंग्वेज, एक सर्वर साइड। तो सर्वर साइड का मतलब जो बैक एंड लैंग्वेज है। ठीक। और फ्रंट एंड लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट होती है। तो जावा स्क्रिप्ट जैसे कि हम स्टैटिक वेबसाइट पे यूज करते हैं, तो वो एज ए फ्रंट एंड का काम करती है। लेकिन जब हम नोड जेएस के साथ जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं, तो जावा स्क्रिप्ट वहां पे क्या होता है? बैक एंड का काम करती है। तो इन्वायरमेंट का बस फर्क है। तो जो नोड आपका सर्वर इन्वायरमेंट में होता है, नोड जेएस के सर्वर इन्वायरमेंट में, तो वही जावा स्क्रिप्ट बैक एंड का काम। अब आते हैं एसक्यूएल से हम क्या कर सकते हैं। तो टू यूज एसक्यूएल टू गेट द डेटा यू वांट, मतलब क्या डेटा आप चाहते हो, वो फिल्टर करके वहां से फेच कर सकते हो। अगर मिलियंस ऑफ डेटा है, बस आप एक लाइन लिखोगे कि मुझे डेटा क्या फिल्टर करना है, एग्जीक्यूट किया, आपका पूरा डेटा फेच करके आ जाता है। ठीक। इजीली। ठीक है। तो वो एक तरह से क्या होता है? इजी होता है कि आपका कितना भी डेटा है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। एक सेकेंड में आपका क्या होता है? डेटा वो फेच करके रिटर्न कर देता है। अब जब वेबसाइट पे काम करना होता है, तो उसको हम क्या करते हैं? HTML CSS से स्टाइल करके उस डेटा को डिजाइन डिस्प्ले करा देते हैं। ठीक। अदरवाइज वो डेटा क्या होता है? एक सिंपल फॉर्मेट में आता है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कैसे फेच किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए, कैसे इंस्टॉल करना है? माइस्क्ल सर्च कर लेना। डाउनलोड्स में जाओगे आप। डाउनलोड्स में जाने के बाद सबसे लास्ट में आपका होता है यहाँ पे माइस्क्ल कम्युनिटी डाउनलोड्स। ठीक है। माइस्क्ल कम्युनिटी डाउनलोड्स पे जाओगे। डाउनलोड्स में यहाँ पे माइस्क्ल इंस्टॉलर फॉर विंडोज। ठीक है। ये डाउनलोड, और इसमें ये वाला वर्जन आप चूज करोगे। वो वर्जन अपडेट हुआ है जस्ट 8.0। ठीक। तो ये आपका ये लेटेस्ट वाला इंस्टॉल कर लेना। एक बार से क्या 32 बिट है, ये इंस्टॉल कर लेना, आप डाउनलोड कर लेना। ये आपका वेब इंस्टॉलर है। वेब का मतलब कि इसके लिए इंटरनेट चाहिए, क्योंकि 2.4 MB का है। कुछ भी इंस्टॉल करेगा तो डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा। ये ऑलरेडी आपका 331 का सेटअप है, इंस्टॉल हो जाएगा पूरा। ठीक है। तो ये वाला डाउनलोड कर लेना। ठीक है। डाउनलोड करने के बाद इजीली आपको क्या है? इंस्टॉल कर लेना। ठीक है। डाउनलोड किया था, तो डाउनलोड्स वाले फोल्डर में है ना तुम्हारे? डाउनलोड्स में आओगे, तो यहाँ
हाँ, MySQL ऑलरेडी था इंस्टॉल। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका डबल क्लिक करोगे, इसको ओपन करोगे इंस्टॉलर को, ठीक, नहीं, डाउनलोड करने के बाद यस, ऐसे ही MySQL इंस्टॉलर ओपन होगा आपका। अब आपको क्या डिफाइन करना है, सर्वर वाली नहीं, यहाँ पे फुल, या आप केवल सर्वर चाहते हो तो सर्वर यहाँ पे डिफाइन कर लो, ठीक है। देन नेक्स्ट आप डिफाइन करो, इसमें केवल MySQL सर्वर होगा, वर्कबेंच नहीं, प्रॉब्लम है, ठीक। वर्कबेंच भी चाहिए आपको, मतलब उसको रन कराने के लिए वर्कबेंच क्या होता है, एडिटर, कोड लिखने के लिए। तो यहाँ पे आते हैं इंस्टेंट वनली MySQL क्लाइंट विदाउट ए सर्वर, फुल पे आते हैं, या कस्टम हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमको क्या चाहिए, MySQL चाहिए, सर्वर। अब यहाँ पे कौन सा वर्जन चाहिए, तो ये मैं ऐड कर लेता हूँ, ये तो एडेड है। एप्लीकेशन में आते हैं, वर्कबेंच चाहिए मुझे, बहुत सारे वर्जन है, लेटेस्ट हम चूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं एप्लीकेशन, सेल में आते हैं, सेल भी मतलब कमांड प्रॉम्प्ट भी चाहिए मुझे, तो दो चीज हो गया। अब क्या चाहिए, कनेक्टर तो चाहिए ही नहीं मुझे, कनेक्टर में हम पाइथन से कनेक्ट करना नहीं है, नेट डॉट नेट से कनेक्ट करना नहीं है, सी प्लस प्लस से कनेक्ट नहीं करना, केवल जावा से कनेक्ट करना, तो यह जावा का कनेक्टर हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं, ओडीबीसी, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि जो जो हमने, मुझे इंस्टॉल करना है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, फुल सेलेक्ट करोगे तो अपने आप सारा इंस्टॉल हो जाएगा, जो नहीं चाहिए वो भी इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या, सर्वर, वर्कबेंच, सेल एंड कनेक्टर, ठीक। मान लो अगर मुझे जावा के साथ जेडीबीसी कनेक्ट करना हो, जावा एंड डाटाबेस कनेक्टिविटी, तो उसके लिए बेनिफिट प्रोवाइड करता है, उसकी लाइब्रेरी इसमें इंस्टॉल कर देता है। तो कौन सी लाइब्रेरी MySQL की होती है, जेडीबीसी की 8.0.33, ये लेटेस्ट लाइब्रेरी है जो इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट, अब उसके बाद क्या है, ये देखो, कर सिलेक्टेड पाथ ऑलरेडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, इस लोकेशन पे क्या है, हमारा पहले से डेटा है, मतलब पहले से इंस्टॉल था, तो पहले से वो फोल्डर है, तो हम क्या करेंगे, उस फोल्डर को पहले डिलीट कर देंगे। अगर पहली बार इंस्टॉल हो रहा है तो वहां तो फोल्डर नहीं होगा उस नाम से, तो प्रोग्राम में जाएंगे, या डायरेक्टली हमें यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ उस लोकेशन को, सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स एंड MySQL, तो इस वर्क बेंच फोल्डर को मैं डिलीट कर देता हूँ, कंटिन्यू, हो गया खाली। अब जाके इंस्टॉल कर लो, यहाँ पे बैक करते हैं, फिर नेक्स्ट, अब कोई एरर नहीं दे रहा। नेक्स्ट अब क्या करोगे आप, एग्जीक्यूट, आरडीबीएमएस है क्या, तो आरडीबीएमएस में मैंने बोला कि कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो आरडीबीएमएस स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और कह सके एक प्रोग्राम है या इंस्ट्रक्शन है, जिसके भी आप पे हम क्या करते हैं, डेटाबेस को मेंटेन करते हैं, ठीक है। मेंटेन का मतलब क्या होता है, डेटा को इंसर्ट करना, अपडेट करना, फिल्टर करना, डेटा को फिल्टर करके फेच करना। आरडीबीएमएस कह सके एक तरह से ऑल मॉडर्न डेटाबेस, जैसे कि MySQL हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर हो गया, ओरेकल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, ये सब क्या है, डेटाबेसेस के तरह से ये भी एक डेटाबेस है जो मोस्टली यूज किया जा रहा है यहाँ। देन आरडीबीएमएस यूजेस एसक्यूएल क्वेरी टू एक्सेस द डेटा, कि अगर हम डेटा को एक्सेस करना है MySQL में, तो मैं एसक्यूएल क्वेरीज लिखता हूँ, तो एसक्यूएल एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, या कह सके स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो क्वेरी का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस नहीं होता, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है।
कई लोग उसको सिक्वल बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं सिक्वल, एसक्वल को सिक्वल प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो कई लोग बोलते हैं सीक्वेंस क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं, तो सीक्वेंस क्वेरी लैंग्वेज नहीं होता, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, एसक्यूएल का। तो एक इसको इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जिसके थ्रू हम डेटा को फेच करते हैं। तो अगर मुझे डेटा फेच करना हो तो मैं एक क्वेरी लिखूंगा, जिसके भी यहाँ पे क्वेरी का मतलब कि मुझे क्या चाहिए, डेटा क्या चाहिए, तो मैं लिख दूंगा और एक्सक्यूट करूंगा तो वो डेटा मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या होता है, एक्सेल में क्या होता है, वो फाइल खोलनी पड़ती है, इसमें फाइल नहीं खोलनी कोई, आपको बस एक ही जगह पे आप क्वेरी लिखोगे और वो डेटा फेच करके आप भेजोगे, ठीक। अब आते हैं टेबल। तो डेटाबेस समझ लीजिए सबसे बड़ा कंटेनर होता है आपका, पहला कंटेनर होता है डेटाबेस, बिल्डिंग ब्लॉक्स, कि अगर हम डेटाबेस इंजन पे माइस्क्ल पे काम कर रहे हैं तो सबसे पहले डेटाबेस बनाते हैं, ठीक। और डेटाबेस के अंदर क्या बनाते हैं, टेबल्स, ठीक है। अब टेबल दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब टेबल में होता क्या है, कैसे टेबल डिफाइन करते हैं, तो टेबल कह सके कलेक्शन ऑफ एंट्रीज या कलेक्शन ऑफ डेटा या रो, ठीक। अब उसमें डेटा क्या होता है, रो एंड कॉलम में डिफाइन होता है डेटा। रो में आपका क्या होता है, रिकॉर्ड्स होते हैं, रो में एक सिंगल स्पेसिफिक इंटिटी का रिकॉर्ड होता है, जैसे मैं कहूँ एक सिंगल लाइन में क्या होगा, एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट का रिकॉर्ड हो सकता है या पार्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक कॉलम में क्या हो सकता है, स्पेसिफिक फील्ड का रिकॉर्ड होगा, मल्टीपल्स कह सकें इंटिटी के, मल्टीपल इंटिटीज के स्पेसिफिक रिकॉर्ड, जैसे मैं कहूँ एज कॉलम, तो एज कॉलम में अगर क्या होगा, कई एज होंगे, कई एजेस होंगे जो मल्टीपल पर्सन के एजेस उसमें हो सकते हैं। तो एक कॉलम में क्या होता है, मल्टीपल इंटिटीज के रिकॉर्ड हो सकते हैं लेकिन स्पेसिफिक फील्ड, ठीक। लेकिन एक रो में क्या होता है, सारे रिकॉर्ड्स हो सकते हैं स्पेसिफिक इंटिटी के, ठीक है, क्लियर। तो रो एंड कॉलम मतलब कि जो आप एक्सेल में पढ़ते हो रो एंड कॉलम, सेम उसी तरीके से रो एंड कॉलम्स इसमें होते हैं, और आपका डेटा रो एंड कॉलम में डिवाइड, ठीक। तो a column holds specific information about every record, specific information मतलब एज, देन ए रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं, रो को एक सिंगल रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं, या इंडिविजुअल एंट्री दैट एग्जिस्ट इन ए टेबल, ठीक। तो एक एंट्री अगर आप कर रहे हो तो एक एंट्री कंप्लीट करते हो तो एक पूरा एक रिकॉर्ड होता है, या एक रो को हम एंट्री बोल सकते हैं या रिकॉर्ड, जैसे ये टेबल आपके साथ, ठीक। तो ये टेबल क्या है, एक तरह से आपका क्या डिफाइन करता है, उसको स्क्रीन पे डाल दे, बस चल रहा है। तो ये इसमें देखो कस्टमर आईडी कॉलम हो गया, कस्टमर नेम कॉलम हो गया, और हमारा नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड एंड कंट्री, ये सब क्या है, कॉलम्स है, ठीक है, इसको कॉलम बोल सकते हैं। और ये जो डेटा है आपके, वन कस्टमर आईडी है तो इसको डेटा बोल सकते हैं, ठीक है। और जो ये कॉलम दिख रहा है इसको फील्ड भी बोलते हैं, फील्ड या कॉलम, ठीक, या एट्रीब्यूट। और एक सिंगल लाइन को हम क्या बोलते हैं, ये सिंगल लाइन जो है ये आपका एक रिकॉर्ड होता है, एक रिकॉर्ड, सिंगल रिकॉर्ड। और ये कॉलम को हम क्या बोल सकते हैं, एक कह सके स्पेसिफिक फील्ड का रिकॉर्ड, और मल्टीपल रिकॉर्ड है, तो मैं कहूँ कस्टमर नेम यहाँ पे है लेकिन मल्टीपल कस्टमर नेम है ना यहाँ पे एक कॉलम में, ठीक। अल्फ्रेड, एना एंड एंटोनियो, इस तरीके से मल्टीपल है, तो एक कॉलम में क्या होता है, मल्टीपल रिकॉर्ड हो सकते हैं, लेकिन एक रो में एक सिंगल रिकॉर्ड होता है, एक रो में एक लाइन में सिंगल रिकॉर्ड होता है, कंप्लीट रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब रिलेशनल डेटाबेस कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो रिलेशनल डेटाबेस कर सकें एक तरह से टेबल, जैसे कि मैं एक टेबल की बात करूं तो आप नॉर्मली टेबल बोलते हैं, ठीक है, किसी रिकॉर्ड को रखने के लिए टेबल बनाते हो। लेकिन जब हम डेटाबेस पे काम करते हैं या मैस्कल पे काम करते हैं तो उसी टेबल को हम किस नेम से प्रोनाउंसिएट करते हैं, उसका टर्म क्या होता है, हम टेबल को रिलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिलेशन। फिर आप मोंगोडीबी पढ़ोगे तो उसमें टेबल को हम बोलते हैं कलेक्शन, मतलब नाम चेंज हो गया। तो यहाँ पे एसक्यूएल के लैंग्वेज के भी आपको उसका नाम रख दिया गया रिलेशन, टेबल का नाम
रिलेशन होता है, मतलब टेबल को हम किस नाम से जानते हैं, रिलेशन के नाम से, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। इसमें डेटाबेस क्या होता है, किस टाइप का होता है, रिलेशनल होता है, मतलब रो एंड कॉलम में होता है डेटा। एक ऐसा डेटाबेस जो रिलेशनल फॉर्मेट में चलता हो, ठीक है। क्लियर। अरे पीपीटी उसमें मत करिए। तो एक तरह से है रिलेशनल डेटाबेस, डिफाइन डेटाबेस रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल, द टेबल आर रिलेटेड टू द ईच अदर। तो एक टेबल दूसरे टेबल से क्या होता है, रिलेट करता है, रिलेट का मतलब रिलेशन डिफाइन करता है, बिल्ड करता है, ठीक है। अब ये इंस्टॉल हो चुका, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट आपको। अब इसके बाद क्या करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एग्जीक्यूट, इंस्टॉलिंग, इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। अब क्या इंस्टॉल हो रहा है, वर्क बेंच इंस्टॉल हो रहा है, डाउनलोड हो चुका, अब इंस्टॉल हो। इंस्टॉलिंग में टाइम नहीं लेता, डाउनलोडिंग हो रहा था, वो इंटरनेट स्लो था इसलिए टाइम, ठीक है। इंस्टॉलिंग में टाइम नहीं लेता, 99% हो गया। अब आपका माइस्क्ल सेल, जिसको कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं, ये इंस्टॉल हो रहा है, 43%, 44। हाँ हाँ हाँ, कभी कभी जरूरत पड़ती है। बैठो बैठो। अब देखो यहाँ पे डेवलपमेंट कंप्यूटर है, यहाँ पे दिया हुआ। तो ऐसे सेलेक्ट कर, बस कुछ नहीं करना, चेंज करना है आपको, बस नेक्स्ट करना है, ठीक। फिर यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं चेंज करना, बस आगे चलोगे, ठीक? और यहाँ पे पासवर्ड आप सेट कर लोगे, तो पासवर्ड अपने भी आप पे सेट कर लेना, जैसे मैंने यहाँ पे सेट कर लिया 1 2 3 4 5, और पासवर्ड को यहाँ पे रिपीट कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट करोगे, उसके बाद क्या करोगे, फिर कुछ नहीं करना, फिर नेक्स्ट करना, फिर यहाँ पे यस, ग्रांट। अब ये सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर देना है आपको, ठीक है। एग्जीक्यूट कर देना है फिर आप। कुछ स्टेप्स हैं, भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसको ऐसे ही फॉलो करने हैं आपको, ठीक है। देन फिनिश, फिनिश होने के बाद फिर नेक्स्ट, और केवल हम वर्क बेंच स्टार्ट करेंगे फिनिश करने के बाद। ये आपका स्टार्ट हो गया, इंस्टॉल होने के बाद सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। अब इसमें आते हैं, ऐसे मैंने ओपन कर लिया, हाँ पूरा। अब यहाँ पे नया कनेक्शन बनाना है, मतलब आपको डेटाबेस कनेक्शन बनाना है, तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे, प्लस पे क्लिक करोगे, कनेक्शन नाम डिफाइन करोगे, CON, ठीक है, कनेक्शन डिफाइन कर लिया मैंने, ठीक। कनेक्शन का नाम कुछ नहीं सेट करना है, कनेक्शन का नाम दे करके यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन देना है। टेस्ट कनेक्शन में पासवर्ड आपने जो दिया, तो मैंने दिया 1 2 3 4 5 दिया, ठीक है। पासवर्ड को सेव कर सकते हो, सेव कर लोगे दोबारा आपसे पासवर्ड नहीं पूछेगा, ठीक है। देन ओके, कनेक्शन सक्सेसफुल, ओके, एंड देन ओके। ये आपका कनेक्शन बन गया, डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पे एडिटर खुल गया, जहाँ पे एसक्यूएल का कोड करते हैं, ठीक। और इधर एक डेटाबेस होता है, तो यहाँ पे SYS करके ये डेटाबेस है, सिस्टम डेटाबेस। अब यहाँ पे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर भी टैब होता है, जिसमें आप बहुत सारे चीजें देख सकते हो, सेटिंग्स यहाँ पे अप्लाई होती हैं। जैसे आप सर्वर का स्टेटस देखना चाहो,
तो यहाँ पे आप स्टेटस देख सकते हो, सर्वर स्टेटस। ठीक, रनिंग मोड में सर्वर स्टार्ट है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। और क्लाइंट कनेक्शन, यहाँ पे कितने क्लाइंट कनेक्शंस हैं, फिर यूजर्स, कितने यूजर्स हैं यहाँ पे, वो भी देख सकते हो। ठीक, तो ये चीजें आगे चल करके मैं सारी चीजें डिफाइन करूंगा, कौन सी चीज कैसे यूज करनी है, कैसे डेटा एक्सपोर्ट करना है, कैसे यहाँ पे क्वेरी लिखनी है, ये सारी चीजें। डेटाबेस इस स्कीमा वाले टैब में दिखता है, यहाँ पे आपका ये एक ही डेटाबेस दिख रहा है जो सिस्टम का डेटाबेस है, मतलब उसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, उसको डिलीट नहीं करना होता। उसको डिलीट कर दोगे तो आपका क्या होगा, एसक्यूएल क्रैश हो जाएगा। तो ये डिलीट नहीं करना, SYS। ठीक, तो आपको अगर दूसरा डेटाबेस बनाना है तो अलग डेटाबेस आप बनाओ। ठीक है, तो ये पहले से प्री डिफाइंड डेटाबेस होता है, SYS करके, सिस्टम डेटाबेस। क्लियर? इतना नाम देते हैं इंस्टॉलर।